नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश हित में व्यवस्था बनाने के लिए जो जरूरी होगा वो काम करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद जनता दर्शन हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया है। लोकतंत्र में जो आवश्यक है वो किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर व्यवस्था बनाने के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत के सवाल उठाए जाने पर सीएम ने कहा, सवाल उठाने के अलावा कोई काम नहीं है। यदि कोई सुझाव हो तो बताइए। बता दें कि शासन ने सोमवार को रासुका के तहत सभी जिलाधिकारी को कार्रवाई करने के अधिकार को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। हालांकि शासन की ओर से इसे एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दे बना लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय तक ने इसे लेकर सवाल उठा दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिजली कर्मियों के साथ हुई बैठक में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत भावुक हो गए। उन्होंने कार्मिकों के साथ बीते 1 अक्टूबर में हुई बैठक में आश्वासन देने के बावजूद भी कर्मचारियों के आंदोलन पर डटे रहने पर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री होने के नाते वे ऊर्जा निगमों और समस्त कार्मिकों को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन कर्मचारियों ने उनकी बात ना मानकर नहीं रखी हुई है। उन्होंने पूर्व में हड़ताल स्थगित करने का आग्रह भी किया था, लेकिन कार्मिक नहीं माने। इस दौरान ऊर्जा मंत्री की आंखें नम हो गई। बहरहाल उन्होंने आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित होने पर संतोष जताया है। बता दें कि 22 दिसंबर 2017 को ऊर्जा निगमों के समस्त कार्मिकों संगठनों और एसोसिएशन के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त के क्रम में वर्तमान और पूर्व कार्मिकों की सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन न करते हुए तीनों निगमों में 31 दिसंबर 2016 तक लागू एनसीवी की व्यवस्था की मांग पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का भी विश्वास दिलाया है। हर की पेड़ी में आपको बता दें कि सुरप्रीत मोक्ष अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण को भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा स्नान को जुटी। पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े बंदोबस्त भी किए हुए हैं। शहर में भारी वाहनों की आवाजाही भी है, पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। केवल स्थानीय हल्के वाहनों को ही आने जाने की छूट दी गई है। वहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन का लगातार आह्वान भी किया जा रहा है, पर भारी भीड़ के कारण श्रद्धालुओं पर इसका असर नजर नहीं आ रहा। जिस दिन हरिद्वार में नारायणी शिला पर श्राद्ध और तर्पण के लिए कर्मकांड करने को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, देहरादून में शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जवान, राज्य आंदोलनकारी और कोरोना में दिवंगत हुए व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए उत्तराखंड वृद्धत सभा ने सामूहिक तर्पण किया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित आपको बता दें कि शहीद स्मारक परिषद में आयोजित सामूहिक तर्पण में सभा के मुख्य अतिथि महापौर सुनील उनियाल गमा भी रहे और तबकेश्वर और जंगमेश्वर महादेव मंदिर के श्री 108 महंत कृष्णा गिरी महाराज ने बताया कि तर्पण के मौके पर कोरोना के इस बुरे दौर को खत्म करने की कामना की गई। सभा के अध्यक्ष जयप्रकाश गोदियाल ने बताया कि हर वर्ष श्राद्ध और पक्ष में सामूहिक तर्पण का आयोजन भी किया जाता है। एम्स ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान ओपीडी और इमरजेंसी सेवा दोनों बहाल रहेंगी। मरीज और एम्बुलेंस गेट नंबर 3 से संस्थान परिसर में दाखिल हो सकेंगे और आपको बता दें कि केवल कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्र में आवाजाही प्रतिबंधित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को यानी 7 अक्टूबर को एम्स ऋषिकेश आने वाले थे। आपको ये भी बता दें कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में
162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के चलते एम्स में ओपीडी जो रहेगी वो बंद रहेगी और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इसे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन एम्स प्रशासन ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान मरीजों को इलाज में संकट नहीं होने दिया जाएगा। एम्स प्रशासन ने कहा कि मरीजों को समय पर उपचार मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए ओपीडी और इमरजेंसी सेवा दोनों का जारी रहना भी जरूरी है। एम्स के गेट नंबर 1 और 2 को सुरक्षा के लिहाज से बंद रख कर दिया जाएगा। मरीज और एम्बुलेंस गेट नंबर 3 से संस्थान में प्रवेश कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं गौरतलब है कि एम्स की ओपीडी में रोजाना करीब 2500 से 3000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मरीजों की आवाजाही के बीच प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना सुरक्षा दलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी नहीं हुई है, ऐसा भी कहा जा रहा है, जबकि 10 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भी भेज दिया गया। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 150 से कम पहुंच गई है। प्रदेश में 139 सक्रिय मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 14,628 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 6 जिलों की अगर बात करें तो बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं अल्मोड़ा में 2, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में 1 और 1, देहरादून में 5 संक्रमित मरीज मिले हैं। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा बुधवार को भी सुचारू है। वहीं राजधानी देहरादून के साथ राज्य के सभी इलाकों में मौसम भी साफ बना हुआ है। उत्तरकाशी के बड़कोट में यमुनोत्री धाम और सहित आपको बता दें कि यमुना घाटी में भी मौसम साफ बना हुआ है। यहाँ धूप खिली हुई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यात्रा व व्यवसाय से जुड़े लोगों में यात्रा बेहतर चलने की उम्मीद जगी है और यमुनोत्री धाम तीर्थ पुरोहित मनमोहन और यूनियाल और आशुतोष यूनियाल और मनोज यूनियाल का कहना यह भी है कि यात्रा का 1 माह का समय बाकी है। यात्रियों की अच्छी संख्या में आने की उम्मीद जगी है। केदारनाथ यात्रा सुचारू है। सोनप्रयाग में आपको बता दें कि अब तक 300 से अधिक यात्री धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं गढ़वाल और आयुक्त रविनाथ रमन आज ऋषिकेश 4 धाम यात्रा टर्मिनल स्थित 4 धाम यात्रा प्रशासन संगठन और 4 धाम यात्रा सीजनल सहायक केंद्र पर निरीक्षण भी करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बुधवार को आपको बता दें कि एक युवती की लाश मिली है। युवती की उम्र लगभग 16 साल की बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका विगत 29 सितंबर से लापता थी। वहीं अगर पुलिस का इस पर कहना है कि फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। देहरादून में संपत्ति के लिए अपने ही परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतारने वाले हरमीत सिंह से मृतक जय सिंह के भतीजे और शिकायतकर्ता अजीत सिंह और उनका परिवार इतना खफा है कि उसे फांसी पर लटका हुआ देखना चाहता है। इस मामले में अदालत का फैसला सुनने के लिए अजीत मंगलवार को अपने रिश्तेदार के साथ अदालत में मौजूद रहे। शाम को अदालत ने जैसे ही हरमीत को फांसी की सजा सुनाई, उनके चेहरे पर खुशी से छा गई, आंखों से आंसू छलक पड़े। हरमीत की सजा पर अदालत का फैसला आने के बाद अजीत ने कहा कि इस पल वो सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे।
हल्द्वानी में आपको बता दें कि जहां हल्द्वानी में जहां गंदगी बिखरी पड़ी है वहीं नालियां चौक हैं, सफाई नहीं होती है और सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और ये पेयजल कनेक्शन के लिए चक्कर काट रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। आपको बता दें कि मंगलवार को तहसील दिवस में लोग इसी तरह की समस्याएं लेकर पहुंचे हुए थे। एसडीएम मनीष सिंह ने गुहार भी लगाई है। इस तरह की 66 समस्याओं को एसडीएम ने संबंधित विभागों को भेजा है। वहीं आपको बता दें कि ये सिलसिला काफी दिनों से जारी है और 30 से अधिक समस्याओं से संबंधित आवेदन जो है वो डीएम को सौंपे जा चुके हैं। शकील ने बताया कि सरकार की योजना 100 रुपए में पानी कनेक्शन देने की है लेकिन नहीं मिल पा रही। इसके लिए लोग जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के चक्कर काटते रहते हैं और लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। इसके अलावा उनके साथ आए लोगों में किसी ने सड़क और गड्ढे से होने वाली परेशानी से निजात दिलाने की मांग की तो किसी ने स्ट्रीट लाइन आपको बता दें कि खराब होने की भी बात की है। इसके साथ ही नालियों की सफाई को लेकर भी लोगों ने अपनी शिकायत सामने रखी। पंजाब में पार्टी के भीतर चल रहे घमासान के ताजे एपिसोड को लेकर कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी हरीश रावत खासे असहज से दिखाई दिए। खासकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह आनन फानन में अपने इस्तीफे का ऐलान किया वो पार्टी नेतृत्व को कतई रास नहीं आया। यही वजह है कि कई दिन गुजर जाने के बावजूद सिद्धू के इस्तीफे को लेकर आला कमान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पंजाब के कांग्रेस के अंदरूनी गतिरोध के समाधान में केंद्रीय भूमिका निभाते आ रहे हरीश रावत खुद भी इससे बाहर निकलकर अपना पूरा वक्त अब उत्तराखंड को देना चाहते हैं। लगभग 2.5 महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की असहमति के बावजूद कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा कर उन्हें पार्टी संगठन का मुखिया बना दिया। इस पूरे घटनाक्रम में हरीश रावत की ही सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने आला कमान के संकेतों को बखूबी समझा और उसी के मुताबिक पंजाब में कदम आगे बढ़ाए। आपको बता दें कि सोच जो है वो कैप्टन के खिलाफ संभावित एंट्री की चुनाव को पहले ही कम करने की रही है। तब कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि सिद्धू धीरे धीरे कैप्टन की पटरी बिठा लेंगे और चुनाव में जाने से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 3 साल में ठेकेदारों को मालामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। एक साल में जिस काम को करने पर 4 उपनल कर्मियों पर 7,20,000 का खर्च आ रहा है, उसी काम को करने में ठेकेदारों पर 26 लाख रुपए से लेकर 83 लाख रुपए तक का खर्च आ रहा है। गोलापार हल्द्वानी निवासी आरटीआई और एक्टिविस्ट रविशंकर जोशी ने आपको बता दें कि यूपीसीएल से ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान के बारे में जानकारी मांगी थी। हल्द्वानी सर्किल की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि ठेकेदार की धनराशि साल 10 साल बढ़ती है। उन पर कर्मी का वेतन 3 साल से 10 से मस रहा है। और आपको ये भी बता दें कि पूरे 1 साल का आकलन किया जाए तो ठेकेदार के कर्मचारियों की ओर से 4 कर्मचारियों पर तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च आ रहा है, लेकिन ठेकेदार को मोटी रकम दी जा रही है। ऊर्जा निगम में तैनात उपनल कर्मियों को ईपीएफ और ईएसआई समेत 15,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। इस हिसाब से साल में 4 उपनल कर्मियों को 7.20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि उपनल कर्मियों की तरह ही ठेकेदारों से सब स्टेशन संचालक के अलावा मेंटेनेंस का भी काम लिया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि उनसे और भी अधिक काम लिया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले में सोमवार मुर्गी को लेकर बवाल हो गया। बाजपुर में मुर्गी की टांग तोड़ने को लेकर 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। जमकर लाठी डंडे भी चले। खूनी संघर्ष में 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 लोगों को गंभीर हालत में पुलिस ने एक जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ
केस भी दर्ज करवाया है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ में जुटी हुई है और ग्राम संतोषपुर निवासी शाकिर अली पुत्र रजी अहमद ने पुलिस चौकी बरहैनी में तहरीर देकर बताया कि सोमवार सुबह करीब 9 बजे पड़ोस की महिला ने रंजिश में उसकी मुर्गी की टांग तोड़ दी थी। शिकायत करने के लिए भाभी रेफिना पत्नी आशे अली और महिला के घर गई तो आरोपित और उसके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुन पहुंच गए थे भाई आशे अली को भी बुरी तरह से पीटा गया। इतना ही नहीं, दूसरे पक्ष के आबिर अली पुत्र साबिर अली ने रोफिना और उसके परिवार के लोगों पर भी दिनों की बेवजह गाली गलौज करने का भी झूठा आरोप लगाने की बात कहते हुए हमला किया है। आबिर के साथ ही तोबीना और नियाज बानो को घायल करने का आरोप है। घायल रोफिना, आशे अली और आबिर को पुलिस ने फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और मामले में कुछ समझौते भी करवाने के प्रयास कर रही है। चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में K9 ऑटोमेटिक आपको बता दें कि तैनात कर दिया है, क्योंकि जैसा चाल चरित्र रहता है जिनके उसके देखते हुए भारत ने पहले से ही व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चीन के दोहरे चरित्र को आखिर कौन नहीं जानता। एक तरफ चीन LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत से बातचीत करता है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के लिए टेंट लगा रहा। LAC के पास के कुछ क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चीन से अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में 13वें दौर की बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार। लद्दाख में LAC पर चीन लगातार तनाव बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहा है। इस बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत अगले हफ्ते होने की संभावना। इसमें पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों से सेना हटाने पर विचार होगा जहां पर आपको बता चले दोनों देशों की सेना तैनात है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता होनी है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत का समय और स्थान अगले 3-4 दिनों में तय होने की उम्मीद। वार्ता के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक बचे ठिकानों से सेना को हटाने पर विचार होगा। हॉट स्प्रिंग्स और कुछ अन्य क्षेत्रों से सेना वापस बुलाने पर चर्चा होगी। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि उम्मीद है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चीन से 13वें दौर की बातचीत होगी और हम इस बात पर आम सहमति पर पहुंचेंगे कि डिसएंगेजमेंट कैसा होगा। पिछले 6 महीने से स्थिति सामान्य है। 1 साल से ज्यादा वक्त से बातचीत चल रही है। 12वें दौर की बातचीत पिछले महीने हुई थी और आपको बताते चले 13वें दौर की बातचीत जल्द हो सकती है। उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि हो सकता है अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही बातचीत हो। जैसा कि हमने मसलों पर बातचीत की है, हम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम सहमति पर पहुंच ही जाएंगे। कैसे डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आखिर आगे बढ़ाया जाए, सभी बिंदुओं पर मसले को सुलझा लिया जाएगा। जब बातचीत शुरू हुई थी, आपको बताते चले, तब भी लोगों ने तमाम सवाल किए थे कि कैसे इसे हल किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा ये निश्चित रूप से मानना है कि बातचीत के जरिए मसले को हल किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में ऐसा हुआ भी। हमें इसे लेकर भरोसा है कि नतीजे अच्छे ही हासिल होंगे। इस बीच LAC पर चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। LAC पर चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने K9 स्वचालित हॉविट्जर रेजिमेंट को तैनात कर दिया। K9 वज्र 155 मिमी हॉविट्जर तोप लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। ये तोपें ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकती हैं। इसका फील्ड ट्रायल बेहद सफल होगा। पूर्वी लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सेना प्रमुख ने चीन को चेतावनी दी। जनरल MM नरवणे ने कहा है कि भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तरीके से प्रयास करेंगे।
एक तरफ चीन बातचीत की पहल कर रहा है तो दूसरी तरफ LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा। हालांकि पिछले कुछ समय से चीन की हरकतों पर नजर डाले तो उसके नापाक मंसूबे साफ पता चलते हैं। चीन की चाल बताती है कि वो पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने के फिलहाल मूड में नहीं है। चीन LAC पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। हाल ही में उसने, आपको बता चले, पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों के ठहरने के लिए मॉड्यूलर कंटेनर पर आधारित शेल्टर का निर्माण किया। पूर्वी लद्दाख और LAC के करीब चीन आधुनिक हथियारों की तैनाती, एयरबेसों का अपग्रेडेशन कर रहा। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि LAC पर चीन की सेना की हर हलचल पर उसकी नजर है। चीन को सटीक जवाब देने के लिए हर मुमकिन तैयारी की जा रही है। इसलिए चीन भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को लेकर कोई गलतफहमी फिलहाल के लिए तो ना ही पाले। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।